गारंटी नहीं ली जा सकती। इसके लिए आपको टेस्ट करने की जरूरत है। टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे भैया? इसको टेस्ट करेंगे तो बाकी की चीजों को कब टेस्ट करेंगे? तो ये चीज समझनी पड़ेगी ना, उसी की तैयारी चल रही है। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप मेटा के इंस्टेंट फॉर्म से क्वालिटी लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर आपने कई बार सुना होगा कि आपको डिफरेंट चीजों को टेस्ट करने की जरूरत है। आपको कंडीशनल क्वेश्चंस जो है वो पूछने हैं फॉर्म में, आपको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछने हैं, फील्ड्स थोड़ी सी बढ़ा देनी है, फॉर्म्स और क्रिएटिव्स की मैपिंग को आपको टेस्ट करने की जरूरत है। ये सारी चीजें टेस्ट करेंगे तो आपकी जो लीड की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। ऐसे सजेशंस आपने कई बार सुने होंगे। बट क्या मेटा के अंदर 2 ही 4 वेरिएबल्स होते हैं जिनको टेस्ट करने की जरूरत है? मेटा के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके इंस्टेंट फॉर्म से आने वाली लीड्स की क्वालिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और बाकी की सेटिंग्स आपकी कांस्टेंट है, तब भी आपके इंस्टेंट फॉर्म से आने वाली लीड्स की क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आपने अपने बजट को चेंज किया तब भी लीड की क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आपने अपने ऑडियंस के साइज को बड़ा किया या छोटा किया, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपकी लीड की क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो कैंपेन लेवल पर हो या फिर वो क्रिएटिव लेवल पर हो। तो इतने सारे जहां पर वेरिएबल्स होते हैं वहां पर टेस्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है। तो किस तरीके से कुछ फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखेंगे और कुछ फैक्टर जिनको आपको टेस्ट करना है वो कैसे आप टेस्ट करेंगे, कैसे उनका फ्रेमवर्क्स बनता है, टेस्टिंग का टाइम पीरियड किस तरीके से निकल के आता है, ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देगा। और अगर आपने ठीक तरीके से इस वीडियो को समझने की कोशिश करी तो किसी भी टाइप का टेस्टिंग फ्रेमवर्क आप बड़ी आसानी से अपने आप जो है वो बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स फ्रॉम मेटा इंस्टेंट फॉर्म्स। कुछ थंब रूल्स और कुछ फैक्ट्स मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। इन चीजों के ऊपर आगे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आप इन चीजों को एज फैक्ट्स जो है वो मान ले। चलिए शुरू करते हैं। सीपीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लीड्स। अगर लीड्स की क्वालिटी बढ़ेगी तो आपकी जो कॉस्ट पर लीड है वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। सीपीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लीड्स। सेकंड इज क्वालिटी ऑफ लीड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लीड्स। अगर आपके नंबर ऑफ लीड्स बढ़ेंगी तो हाई चांसेस है, सेम प्राइस में अगर आपकी नंबर ऑफ लीड्स बढ़ रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। इन चीजों को थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, ये किस टाइप से आपस में रिलेशंस जो है वो बना रहे हैं। सो इफ क्वालिटी इज बैड एट ₹2000 पर डे का बजट जो आपने लगा के रखा है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही, देयर आर हाई चांसेस कि आपकी क्वालिटी और बेकार होने वाली है अगर आप उस बजट को स्केल करेंगे 20,000 पर डे के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहां पर थोड़े से सेटिस्फैक्टरी नंबर्स जो है वो चाहिए होंगे कि मेरी एक ऑप्टिमम जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो आने लगी। बिकॉज अगर ऑडियंस छोटी है, बजट छोटा है और वहां पर आप अगर क्वालिटी लीड्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जब आप स्केल करने जाएंगे तो जो खराब लीड्स है ना उनका प्रोपोर्शन और ज्यादा बढ़ेगा। क्लिक बेट क्रिएटिव अगर आप एड कॉपीज के अंदर यूज कर रहे हैं तो आप ये मान के चले कि क्लिक बेट लीड्स ही आपको देखने को मिलेंगी जिनकी जो क्वालिटी है वो लोअर साइड पे रहने वाली है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंस्टेंट फॉर्म के लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। इनको आप थंब रूल की तरीके से मान के चले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीड क्वालिटी इन मेटा इंस्टेंट फॉर्म्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मच लार्जर सिस्टम इन्वॉल्विंग डिफरेंट फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स एज वेरिएबल्स एक्ट करते हैं अगर आप इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। कौन से फैक्टर्स? कैंपेन की सेटिंग्स। अब इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स है, अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा जिससे आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। फॉर्म बेस्ड बहुत सारी सेटिंग्स, अगर किसी में भी छोटा सा ट्वीक हम करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारी लीड की क्वालिटी जो है वो चेंज हो। बेहतर भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या फॉर्म में किस तरीके के चेंजेस कर रहे हैं। तो पता चला आप कैंपेन सेटिंग्स के अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं, क्रिएटिव के अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं, ऑडियंस फिल्टर्स में भी चेंजेस कर रहे हैं, सीआरएम फीडबैक लूप के अंदर भी जो है वो आप चेंजेस कर रहे हैं। तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि किस चेंज की वजह से हमारे जो रिजल्ट्स है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, क्वालिटी ऑफ लीड्स में हमें चेंजेस देखने को मिले। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, फिर कुछ फैक्टर्स को आप टेस्ट करेंगे, वो भी 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 अगर आप किसी भी चीज को टेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें टाइम नहीं लगेगा? भाई टेस्टिंग में भी तो एक टाइम लगता है ना, कि भाई अगर मैं इस चीज को टेस्ट कर रहा हूं तो कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन जो है एक नॉर्मल बजट के साथ मैं टेस्ट करूंगा। कुछ एक नॉर्मल अगर हम टाइम पीरियड मान के चले तो वो टाइम पीरियड भी लगेगा। अब 4 चीजें टेस्ट करनी, मान लिया एक चीज को टेस्ट करने में आपको 7 दिन का टाइम लग रहा है और 4 चीजें आपको टेस्ट करनी है तो 28 दिन का तो टाइम लगेगा ही लगेगा ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी की पूरी इंटायर टेस्टिंग 2 दिन में हो जाएगी तो क्या ये बात सही है? नहीं। तो जब आप अपना टेस्टिंग का फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसमें टाइम पीरियड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है कि टेस्टिंग मैं कब तक करूंगा, किन चीजों के बीच में करने वाला हूं, कौन सी चीज कांस्टेंट रहेंगी, कौन सी चीज टेस्ट होंगी और किस बेसिस पे
किस केपीआई के ऊपर हम मानेंगे कि जो टेस्ट हुआ उसमें विनर जो है वो कौन निकल के आया, या टेस्ट जो हुआ उसके रिजल्ट जो है वो क्या है। तो वो केपीआई चाहिए होगी कि भाई लीड्स की क्वालिटी अच्छी हुई या खराब हुई, राइट, पॉजिटिव हुई या निगेटिव हुई। तो एक तरीके के केपीआईज ही है कि लीड की क्वालिटी बेहतर हो रही है या घट रही है, लीड के नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या लीड की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है घट रही है। तो ये भी आपको डिसाइड करना होता है। तो 5 फैक्टर मैंने कौन से बताए अभी आपको, कि सबसे पहले जब भी आप कोई टेस्टिंग करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें आपके पास कांस्टेंट रहने वाली हैं, क्या चीजें आपके पास जो है वेरिएबल रहने वाली हैं, टेस्ट की जो टाइमिंग है वो कितनी रहेगी, कितने टाइम फ्रेम में आप उसको टेस्ट करेंगे, और किन केपीआईज के बेसिस पे आप जो है अपना डिसीजन लेंगे। वापस आते हैं फैक्टर्स के ऊपर, कैंपेन सेटिंग्स, फॉर्म बेस्ड सेटिंग्स, क्रिएटिव्स, सीआरएम फीडबैक लूप, ऑफलाइन कन्वर्जन्स, सेल्स फॉलोअप सिस्टम, ऑडियंस फिल्टर्स, प्लेटफॉर्म बिहेवियर सिग्नल्स, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जिनके बेसिस पे लीड की जो क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। अब हर किसी के अंदर भी, जैसे कैंपेन सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्टिमाइजेशन एक लीवर है। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स को, जिसके बेसिस पे आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होता है, उसको चेंज करेंगे तो भी आपके लीड की क्वालिटी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप लीड सेलेक्ट करते हैं या फिर कन्वर्जन लीड सेलेक्ट करते हैं या फिर कॉल सेलेक्ट करते हैं, तो इन तीनों को अगर आप अलग अलग सेलेक्ट करते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होने के पूरे चांसेस हैं। इसी तरीके से एट्रीब्यूशन अलग अलग तरीकों का होता है, जैसे 1 डे क्लिक वर्सेस 7 डे क्लिक, कौन सा आप एट्रीब्यूशन सेलेक्ट करें, तो एट्रीब्यूशन के भी बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। बिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसके बेसिस पे आपकी जो लीड की क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। जियो टारगेटिंग यानी कि लोकेशंस, या किस टाइप की आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर रखी है, ब्रॉड लोकेशन ब्रॉड ऑडियंस है, नैरो लोकेशन नैरो ऑडियंस है, या फिर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेटा इकोसिस्टम के कौन से प्लेसमेंट्स को सेलेक्ट करके रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर ही केवल आप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ही केवल आप चला रहे हैं, तो किस प्लेसमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी आपकी जो लीड की क्वालिटी है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस सारे फैक्टर्स को आप एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, एड फटीग या फ्रेश अगर आपके क्रिएटिव्स हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको डिफरेंट टाइप्स की लीड क्वालिटी देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। ऑडियंस के साइज के बेसिस पे 1 मिलियन प्लस की ऑडियंस को आप टारगेट करने की कोशिश करें या फिर आप 5 लाख की ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करें, दोनों में जो आपकी लीड की क्वालिटी है उस पर फर्क पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ऑडियंस टाइप का, मतलब डेटा बेस्ड ऑडियंस है, पहले से आपके अकाउंट के अंदर ऑडियंस है या नहीं है, या फिर नई आपकी ऑडियंस है, बिल्कुल नई ऑडियंस आप सेलेक्ट करें, उसके बेसिस पर भी आपको आपकी लीड की क्वालिटी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स मतलब जिनकी सेटिंग्स में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं जिनमें थोड़े से भी ट्विक्स, थोड़े से भी जो चेंजेस है ना, वो आपकी लीड की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बताइए कौन से चेंजेस किए जाए, क्या टेस्ट किया जाए। तो क्लियर होना चाहिए ना कि बेसिकली हमें क्या टेस्ट करना है। फाइनल फ्रेमवर्क तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन चीजों को नहीं छूना है और इन चीजों को कॉन्टिन्यूअसली जो है वो टेस्ट करते जाना है। बात समझ में आ रही कि हम लोग किस डायरेक्शन में इसको समझने की कोशिश करें। फिर से टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था कि इंस्टेंट फॉर्म से जो लीड्स आती हैं उनकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी लीड की क्वालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो टेस्टिंग करने की जरूरत है, तभी हमें पता चलेगा। तो टेस्टिंग के ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एड क्रिएटिव लेवल की अगर हम बात करें तो हेडलाइन की क्लियरिटी, अगर एड क्रिएटिव में हमने अपनी हेडलाइन को बहुत अच्छे से रखा है तो क्या होगा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन वाली जो लीड्स हैं वो गायब हो जाएंगी। क्लियर बिल्कुल आपने हेडलाइन मेंशन करके रखी है कि भैया हम ये चीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइसिंग डिस्क्लोजर अगर हमने डाल रखा है, जैसे @3499, ये मैंने मेंशन कर रखा है हमारा जो गूगल एड्स कोर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को वहीं से जो गायब कर देगा। अब कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं मेरे को फ्री कोर्स चाहिए, तो उसके लिए नहीं, पहले से ही प्राइस जो वहां पर मेंशन है, या अगर वहां पर प्राइस जो है वो मेंशन है लेट्स से 19,000 रुपीज, अब सामने वाला पर्सन कह रहा है नहीं भाई उसका जो बजट है वो है 5,000 रुपीज, तो वहीं से जो लो बजट वाली लीड्स हैं वो कट हो जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी। तो आपकी जो लीड की क्वालिटी अल्टीमेटली वो बेहतर हो जाएगी। देखो हर वो लीड बेहतर है जो कन्वर्जन के क्लोज है या कन्वर्जन कर सकती। अगर कोई लीड कन्वर्जन नहीं कर रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो सबसे पहले ना आपको उसके रीजन जो है वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किन रीजंस की वजह से ये जो है वो कन्वर्जन नहीं कर रही है, और फिर उस रीजन के बेसिस पे अगर आपको चेंजेस करके जो है वो लीड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वो आपको करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सीटीए टाइप जैसे अप्लाई नाउ वर्सेस लर्न मोर, इंटेंट का डिफरेंस बताता है। अप्लाई नाउ का मतलब आप उनको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, लर्न मोर का मतलब सीधे आप उनको लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं या उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो व्यू टाइम रिक्वायरमेंट 25% वर्सेस 75% व्यूअर्स
की जो इंटेंट है वो डिफरेंट होगी, 25% व्यूअर्स वाले की इंटेंट डिफरेंट होगी, 75% वाले व्यूअर की इंटेंट जो है वो डिफरेंट होगी। तो कोई वीडियो या कोई टाइप ऑफ वीडियो जो 75% देखा जा रहा है, हाई चांसेस है कि उससे जो लीड की क्वालिटी वो अच्छी आएगी। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं, किसको किसको टेस्ट करोगे, किसको किसको कंसिडरेशन में जो है वो लोगे। सोशल प्रूफ्स, ऑफर का स्ट्रक्चर, मैसेज का क्वालिफिकेशन, जैसे हमने एड कॉपी में मेंशन कर दिया ओनली फॉर बिजनेस ओनर्स या ओनली फॉर सीरियस बिजनेस ओनर्स, तो सीधी सी बात है लोगों को समझ में आ जाएगा अगर वो एड कॉपी पढ़ रहा है। फिर भी कुछ इधर उधर की गड़बड़ लीड्स आ जाती है, बट मेजरली तो हम ये मान के चलेंगे कि हम जो है मैसेज के थ्रू क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंस्टेंट फॉर्म के लेवल पर आप कितनी टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे लीवर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म टाइप, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट। अब यहां पर देखिए ये फॉर्म टाइप यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर्म टाइप आपका लो इंटेंट का होगा और हाई इंटेंट का होगा, तो क्या होगा, फॉर्म टाइप अगर लो इंटेंट में आपने सेलेक्ट कर रखा है तो मोर वॉल्यूम आपको मिलेंगे। क्वेश्चन टाइप आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ऑटोफिल, लो इंटेंट में ऑटोफिल वाले क्वेश्चंस वाला ज्यादा ऑप्शन रहता है। नंबर ऑफ स्टेप्स शॉर्ट है, 1 स्टेप है, लो इंटेंट रहेगा। कस्टम क्वेश्चंस अगर नहीं है, लो इंटेंट रहेगा। कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन्स अगर आपने नहीं डाल रखी है, लो इंटेंट रहेगा। इंडस्ट्री फील्ड्स नहीं है, लो इंटेंट रहेगा। वहीं पर अगर आप देखें तो हमने उसको हाई इंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि एक हाई इंटेंट का फॉर्म कैसा होगा। फॉर्म टाइप आपको हाई इंटेंट सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन टाइप आपके मैनुअल होने चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टी स्टेप्स होनी चाहिए। कस्टम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ना कुछ कस्टम क्वेश्चन जरूर होनी चाहिए जिससे कि आप हाई इंटेंट वाली लीड्स को कैप्चर कर पाए। कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन मैंडेटरी है। इंडस्ट्री फील्ड्स, डेजिग्नेशन, कंपनी, पिन कोड अगर आप ऐड कर सकते हैं तो कर दीजिए। नेम, ईमेल, फोन नंबर के अलावा भी एक दो फील्ड जो वो ऐड आप आराम से कर सकते हैं। ओटीपी लगा सकते हैं आप फोन वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ऑप्शन होता है। कंडीशनल लॉजिक के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन इंस्टेंट फॉर्म के अंदर होता है, जहां पर आप इफ एल्स के बेसिस पर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट, कि भाई एक क्वेश्चन आपने पूछा और उसके आंसर के बेसिस पर अगर कोई ये आंसर करता है तो उसके लिए फॉर्म को एंड कर दिया जाए, अगर कोई ये आंसर करता है तो उसके लिए फॉर्म को कंटिन्यू रखा जाए। तो इस टाइप से डिफरेंट कंडीशनल लॉजिक्स आप फॉर्म के बेसिस पर जो है वो लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बट बाकी चीजें भी तो हैं, एक ही चीज थोड़ी ना है, तो किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कैसे टेस्ट करना है, वो भी जरूरी। अगर हर चीज बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से निकालते हैं तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इससे चांसेस हैं कि जो लीड की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी और 100% इंप्रूव हो जाएगी, गारंटी नहीं ली जा सकती। इसके लिए आपको टेस्ट करने की जरूरत है। टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, इसको टेस्ट करेंगे तो बाकी की चीजों को कब टेस्ट करेंगे, तो ये चीज समझनी पड़ेगी ना, उसी की तैयारी चल रही है। फॉलो अप सीटीए, व्यू वेबसाइट हो गया या व्हाट्सएप नाउ हो गया, ये हाई इंटेंट हो गया, थोड़ा सा तुरंत जो है वो पर्सन जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा या आपसे कनेक्ट कर लेगा। लैंग्वेज इंग्लिश ओनली है या इंग्लिश फॉर क्लैरिटी, अगर इंडियन ऑडियंस है, ये हमने अपने कोर्स के लिए बनाया हुआ था, तो अगर आपके इंडियन ऑडियंस है तो वहां पर थोड़ा सा इंग्लिश को भी आप यूज कर सकते हैं, बट ये काफी ऑप्शनल चीज है, इसको कोई रूल ना बनाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जो 3 चीजें आप यहां पर देख रहे हो ये टेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो फेज 1 में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, जो आपके कांस्टेंट है जिनको नहीं चेंज करना है आपको टेस्टिंग में। क्यों नहीं चेंज करना है, बिकॉज आज के टाइम में मेटा का जो एल्गोरिदम है इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है आपको बेहतर रिजल्ट दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इनको भी चेंज करने जाएंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, कितनी टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी आप सोच नहीं सकते। अगर आपके पास उतना टाइम है टेस्टिंग का तो आप एक एक चीज टेस्ट करो ना। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलते हैं आपके यहां पर 10 वेरिएबल्स हैं, 10 वेरिएबल्स को आप एक फॉर्म के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, एक फॉर्म के साथ, तो 10 टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वहीं पर इन 10 वेरिएबल्स को अगर आप 2 फॉर्म्स के साथ टेस्ट करना चाहते हैं तो 20 टेस्टिंग आपको करनी पड़ेंगी। और 20 टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, मान लिया एक टेस्टिंग को मिनिमम कितना टाइम देंगे आप, मिनिमम आप 3 दिन तो देंगे ना। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई एक ही दिन के अंदर हमने टेस्ट करके देख लिया, हमने ये फॉर्म लगाया था, बाकी ये सारी सेटिंग्स 10 की 10 सेटिंग्स हमने एक जैसी रखी नहीं और इन 10 सेटिंग्स के साथ हमने एक फॉर्म जो है वो यहां पर लगाया। अब यहां पर आप समझिए 10 सेटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, यहां पर मान के चलते हैं 10 सेटिंग्स है, एक फॉर्म है, तो एक सेटिंग को ट्विक करेंगे आप, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको, ये फॉर्म नंबर 1 के साथ आप टेस्ट करेंगे तो एक टेस्ट बन गया। इसी तरीके से फॉर्म नंबर 1 सेम रहेगा और दूसरी सेटिंग अब आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो दूसरी सेटिंग को चेंज करके आप टेस्ट कर रहे हैं कि सेटिंग नंबर 2 और फॉर्म नंबर 1 अगर ये चेंज हो रहे हैं या ये टेस्ट हो रहे हैं तो इनमें किस टाइप से हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो हर टेस्ट को कम से कम 2 दिन 3 दिन तो देंगे, तब तो हम बोलेंगे ना ठीक तरीके से टेस्टिंग जो है वो हो रही। अब आप जोड़ लीजिए, मान लिया 10 सेटिंग्स हैं, एक फॉर्म के साथ केवल अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो 10 फॉर्म्स हो गए, फिर से दूसरे फॉर्म के साथ कर रहे हैं तो एक और 10 फॉर्म्स हो गए, एक तरीके से आपके 20 टेस्ट जो हैं वो हो गए।
तो अगर आपके 20 टेस्ट हो गए और हर टेस्ट में फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो 3 दिन दे रहे हैं, मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 60 डेज आपके टेस्टिंग में निकल गए। ये तो मैंने बहुत छोटी चीज आपको बताई है। एक एक सेटिंग के अंदर भी बहुत सारी सेटिंग होती है, तो ये आपको कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, इनको मेरे को नहीं छेड़ना है। मुझे बस एक या दो चीजों को जो टेस्ट है वो करने की जरूरत है, अगर आप बहुत डीप डाइव टेस्ट करना चाहते हो। वरना आसान भाषा में समझाने के लिए लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ कांस्टेंट रखो, कुछ भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे क्रिएटिव टेस्ट करो। ठीक है, वो भी ठीक है, बिकॉज मेटा का एल्गोरिथम भी वही कह रहा है। बट अगर आपको शौक है कि नहीं भैया फॉर्म में इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं फॉर्म भी टेस्ट करूंगा, तो ये फ्रेमवर्क्स आपको अपनाने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, तब जाके आप बिल्कुल ठीक तरीके से डेटा बेस्ड जो है वो बातचीत कर पाओगे कि सर मैंने ना 5 टेस्ट फॉर्म के किए हैं और करने के बाद ये रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिले। ये 5 टेस्ट करने में हर टेस्ट 3 दिन के लिए मैंने किया, 15 दिन का टाइम लगा। अब मैं डेटा के बेसिस पे कॉन्क्रीट ये बात कह सकता हूं कि ये चीजें मैंने टेस्ट करी। वरना आप ये बोल सकते हो कि मैंने सारी चीजें डाल दी, सारे एसेट्स डाल दिया, मेटा का एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है कि उसको किसको किसको कैसे कैसे जो है वो दिखाना है, वो भी ठीक है। बट क्या आपके पास वो टाइम है, क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं टेस्ट करने की? पूरे टेस्ट करने जाएंगे भैया बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फॉर्म के अंदर ही 10 सेटिंग्स है मेरे भाई, 10 नॉर्मल आपके कैंपेन लेवल की सेटिंग्स और 10 फॉर्म की सेटिंग्स। अगर इनको लेकर जाएंगे तो 100 टेस्ट बन गए। कैसे करेंगे 100 टेस्ट? फिर से जोड़ लो भैया, 3 दिन लगेगा, 300 दिन लगेंगे, पूरे साल में आप टेस्टिंग के करते रह जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर राइट वे देखा जाए तो तरीका तो यही, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस ऐसे ही बना के टेस्ट करने। यही काम आपका मेटा का एल्गोरिथम आज के टाइम में 2025-6 के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से आपको करके दे रहा है कि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर ले रहा है और वो कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो, ए बंदा कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको कौन सा एड दिखाना है वो हमारा काम है। तुम बस ऑप्शंस हमको दे दो, तुम मैनुअली कुछ ना टेस्ट करो, हम देख लेंगे इंटरनली उसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कि ये उसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। वो भी टेस्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम इन 10 में से सिलेक्ट कर लेंगे एक एड कॉपी और उसको उस बंदे को दिखा देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है डेटा के बेसिस पे किसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट एल्गोरिथम ये नहीं कह रहा है कि तुमने अगर 10 क्रिएटिव दिए तो इसी बंदे को मैं 10 क्रिएटिव दिखाऊंगा और ये किससे कन्वर्ट हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, ये 10 से नहीं कन्वर्ट हुआ वो बताऊंगा। वो तो नहीं कह रहा है ना, वो कह रहा है इनमें से जो ठीक लगेगा उसका एड जो है मैं इसको दिखाऊंगा। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हर एक चीज को इंडिविजुअल लेवल पर टेस्ट करना है, तो भैया उतना टाइम भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये लॉग द कांस्टेंट वाली चीज है कि इन चीजों को मत छेड़ो। जैसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया, आपने कन्वर्जन लीड सेलेक्ट कर लिया, बेटा ऑप्टिमाइजेस फॉर सेल्स लाइक सिग्नल्स। अगर आप कन्वर्जन लीड सेलेक्ट करते हैं, बट कन्वर्जन लीड्स का जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ना, जब आप कैंपेन की सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं और वहां पर ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, तो 2 तरीकों से आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लीड्स के बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपको ज्यादा लीड्स चाहिए या आपको ज्यादा कन्वर्जन लीड्स चाहिए। तो कन्वर्जन लीड्स के साथ भी आप जा सकते हैं। कन्वर्जन लीड्स काफी कुछ ना सेल जैसा होता है, मतलब देयर आर हाई चांसेस कि वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा, बट सीपीएल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नंबर ऑफ लीड्स भी बहुत जो है वो कम हो जाती। तो प्रैक्टिकली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ लीड्स बढ़ गई, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई और कन्वर्जन का आपको पता नहीं कि होगा भी या नहीं होगा। तो इसलिए आप चाहो तो इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, नॉट लीड्स के साथ जा सकते हो। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया। एट्रीब्यूशन जो सेकंड चीज है वो आपको नहीं छेड़नी है। 7 डे क्लिक 1 डे व्यू, ये बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन मेरा किसी एक स्पेसिफिक एड जो है उसको देखता है और एक दिन के अंदर, देखने के, क्लिक नहीं किया उसने, देखने के एक दिन के अंदर अगर वो लीड सबमिट कर देता है या कोई भी जो कन्वर्जन है वो कर देता है, तो उस एड को, वो एड जिस एड ग्रुप में है, वो एड ग्रुप जिस कैंपेन में है, उसको जो रिजल्ट्स हैं वो एट्रीब्यूट हो जाए या जो कन्वर्जन है वो एट्रीब्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने आपका एड जो है वो देखा, देखकर एड के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज के ऊपर गया, बट वहां कन्वर्ट नहीं हुआ। लैंडिंग पेज मान लो, ई कॉमर्स वेबसाइट मान लो, इंस्टेंट फॉर्म मान लो, कन्वर्ट नहीं हुआ, बट दोबारा वो कोई एड देखता है विद इन 7 डेज, क्या लिखा हुआ है 7 डेज क्लिक, 7 दिन क्लिक के अंदर वो वापस कोई जो एड है वो देखता है, एक दूसरे कैंपेन का एड देखता है और फिर वो कन्वर्जन कर लेता है। तो वो जो कन्वर्जन है वो किसको एट्रीब्यूट होगा? वो पुराने वाले एड को एट्रीब्यूट होगा, पुराने वाले एड ग्रुप को एट्रीब्यूट होगा, पुराने वाले कैंपेन को एट्रीब्यूट होगा, बिकॉज जो कैंपेन है वो किस सेटिंग पे चल रहा है? 7 डे क्लिक के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बहुत सारी सेल्स आती हैं और ऐसा होता है जहां पर तुरंत ऐड देखने के बाद लोग खरीद लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगता है, ये चीज नहीं होती है, 3 दिन 4 दिन तक वो वेट नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज इस टाइप के हैं, तो ठीक है, आप 1 डे व्यू 1 डे क्लिक रख लो या आप लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन के ऊपर चले जाओ, बट वो चीजें काम नहीं करती है। मैं आपको बता रहा हूं सबसे सही यही है कि आप 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू के ऊपर आप जाए।
बिडिंग स्ट्रेटजी हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। नो अर्ली एफिशिएंसी थ्रॉटलिंग, कुछ भी आपको शुरुआत में करने की जरूरत नहीं है। टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंट टारगेटिंग आपको रखनी है। देखो लोकेशन टारगेटिंग बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं बदलना। आज आपने सोचा लखनऊ, कल चीजें काम नहीं कर रही, बस आपने लखनऊ के साथ कानपुर जोड़ दिया, उसके बाद चीजें काम नहीं कर रही है, आपने दिल्ली जोड़ दिया, फिर चीजें काम नहीं कर रही, आपने कानपुर और दिल्ली हटा दिया, लखनऊ रख दिया। कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। इन सब चीजों को कांस्टेंट रखना है। बिल्कुल माइंड फिक्स कर लेना है कि मेरे को लोकेशन को नहीं चेंज करना है, तो पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन सी लोकेशन के साथ हम जाएंगे। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन जंप्स हर्ट्स लर्निंग। प्लेसमेंट ऑटो प्लेसमेंट रखने, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इसके ऊपर मैं दिखाऊंगा, इसके ऊपर नहीं दिखाऊंगा। बहुत रिजिड हो कि मेरे को इंस्टाग्राम रील्स में ही दिखाना हो, ठीक है, बट जैसे ही आप लिमिटेशंस डालेंगे और प्लेसमेंट्स में भी लिमिटेशंस डालेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो सीपीएल है वो जंप कर जाएगी। ठीक है, हो सकता है क्वालिटी आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, बट आपकी सीपीएल जो है जंप कर जाएगी। इसीलिए मैंने थंब रूल भी शुरुआत में बताए थे कि अगर सीपीएल बढ़ रही है तो देयर आर हाई चांसेस कि क्वालिटी ऑफ लीड भी बढ़ेगी। अगर सब कुछ ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ ही आपने ऑफर लगा रखे हैं, आपने गड़बड़ तरीके से बिल्कुल कैंपेन बना रखा है, जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए था वो नहीं कर रखा है, ठीक है, सीपीएम पर आपकी नजर नहीं है, ऑडियंस बहुत छोटी सेलेक्ट कर रखी है, बजट का कोई प्रोपोर्शन नहीं सेलेक्ट किया, ऑडियंस छोटी है, बजट बहुत बड़ा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सीपीएम बढ़ेगी तो सीपीएल भी बढ़ेगी और हो सकता है क्वालिटी ना इंप्रूव हो रही हो। मैं तो आपको आइडियल सिचुएशंस बता रहा हूं जहां पर आपने सारी सेटिंग्स ठीक करी होंगी। देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लीड बढ़ रही है तो सीपीएल बढ़ रही है, सीपीएल बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लीड बढ़ने के जो चांसेस हैं वो हैं। ये समझाने की कोशिश करी जा रही। फॉर्म एक्सपीरियंस हाई इंटेंट वाला रखना है। स्पीड टू लीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपके पास कोई लीड आ रही है उसका फॉलोअप मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग आपका होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं जहां पर मैंने बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है जब आपके पास लीड आती है तो आप एज सेल्स पर्सन या बिजनेस ओनर एज सेल्स पर्सन किस तरीके से उस लीड के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। वो फ्रेमवर्क, वो मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। वो इकोसिस्टम, वहां पे टूल्स आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर रिप्लाई का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। इसी को मैंने यहाँ पर जो शुरुआत में आपने देखा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सीआरएम फीडबैक लूप, ये उसी चीज की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, ये उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आपके पास लीड आती है और लीड आपकी सीआरएम के अंदर जाती है तो कितनी जल्दी आप उसके ऊपर काम करते हैं जिससे वापस उसका स्टेटस चेंज होता है और वापस वो इंफॉर्मेशन चाहे तो ऑफलाइन कन्वर्जेंस के बेसिस पे या जो भी आप स्टेटस वगैरह चेंज करें उसके बेसिस पर एज फीडबैक लूप बनाती है और वापस मेटा के सिस्टम के अंदर जाती है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो समझने की जरूरत है। तो ये तो हो गई सारी फेज 1 की बात जहां पर आपको कुछ कांस्टेंट जो है जिनको नहीं चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेज 2 क्या है? उन्हीं चीजों को टेस्ट करना है जो हाई लेवरेज वेरिएबल्स है जिनको टेस्ट करने की जरूरत है। जैसे टारगेटिंग, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, वैसे हम लोग तो बोलते हैं कि टारगेटिंग को भी ना टेस्ट करो आज के टाइम, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैसेजिंग मतलब क्रिएटिव जो है बेसिकली आपके, क्वालिफिकेशंस मतलब फॉर्म के क्वेश्चंस, और फीडबैक मतलब सीआरएम टू मेटा का जो इंटीग्रेशन है वो। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये डेटा जो है रेगुलर बेसिस पे पॉपुलेट करते रहना चाहिए इसको। तो बेसिकली जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो एक, अगर मोटे मोटे तौर पे समझें तो फॉर्म को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्रिएटिव्स को टेस्ट करने की कोशिश करें। तो अब यहां पर अगर आप समझें कि अगर हमारे पास फॉर्म है जिसमें 3 क्वेश्चन सेटअप्स हैं और साथ ही साथ मैसेजिंग में अगर हमने 3 to 6 एंगल्स जो है वो निकाल के रखे हुए, मतलब क्रिएटिव्स भी अगर हमारे पास 6 हैं और फॉर्म भी मान के चलते हैं आपके पास 3 है, तो आपको 18 टेस्ट जो है वो करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे फेज 3 जिसको हम टेस्टिंग मैट्रिक बोलते हैं, इस तरीके से आप बनाएंगे इसको, तो आपके पास अगर 3 क्रिएटिव्स हैं और 3 फॉर्म के वेरिएशंस हैं तो आपके कितने टेस्ट हो गए? इसको देखो 3 के साथ टेस्ट करोगे, इसको 3 के साथ टेस्ट करोगे और इसको भी तीनों के साथ टेस्ट करोगे। ठीक है, कहने का मतलब वही हो गया ना, ये भी आपका इन तीनों के साथ टेस्ट हो गया, ये भी आपका इन तीनों के साथ टेस्ट हो गया और ये भी आपका इन तीनों के साथ टेस्ट हो गया। तो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने? 9 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बने। तो 9 टेस्ट आपको करने की जरूरत है और 9 टेस्ट करने के लिए आपको 4 वीक लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इस टाइप से पहले ही आप अपने टेस्टिंग का टाइम, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपके होने वाले टेस्ट के, क्या क्या चीजें आप टेस्ट करने वाले, बड़ी आसानी से आप अपनी टेस्टिंग मैट्रिक के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। अभी भी अगर टेस्टिंग मैट्रिक में यहां पर कुछ समझने में डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डेडिकेटेड इसके ऊपर जो वीडियो है वो अलग से बना दूंगा कि टेस्टिंग के एग्जांपल्स और ज्यादा लेकर कि ये चीज ऐसे देखो, इस क्रिएटिव के साथ टेस्ट करी जा रही है तो एक आपका टेस्ट बन गया, ये मान के चलते इतने टाइम पीरियड का, थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझा दिया जाएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि कुछ चीजें आप अपने आप जो है वो करें, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब अगर आप फॉर्म्स बनाते हैं तो आप देख लें, फॉर्म के अंदर अगर आप कोई एक चेंज कर रहे हैं तो उस वक्त आपका क्रिएटिव 1 के साथ वो टेस्ट हो रहा है, क्रिएटिव 2 के साथ टेस्ट हो रहा है, क्रिएटिव 3 के साथ टेस्ट हो रहा है। तो 3 टेस्टिंग्स हो रही है कि नहीं आपकी पैरेलली। अब आपने यहाँ पर दूसरा चेंज कर दिया तो फिर 3 टेस्टिंग पैरेलली कर रहे हैं, फिर तीसरा चेंज कर दिया फिर 3 टेस्टिंग पैरेलली कर रहे हैं। तो आपका फॉर्म्स टेस्ट हो रहा है ना कि ये फॉर्म इस क्रिएटिव के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है कि इस क्रिएटिव के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है,
किस क्रिएटिव के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है बड़ी आसानी से आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि हमारी 3/3 की जो मेट्रिक है वो बन गई। अगर यहीं पर 4/4 होता तो 16 टेस्ट होते, 5/5 होता तो भाई साहब 25 टेस्ट होते, 6/6 होता तो कितने होते, 36 टेस्ट हो जाते। समझ, ऐसे टेस्ट जो है वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या माना था अभी, मल्टीप्लाइड बाई 1 माना था, तभी तो 10 टेस्ट आए थे। अगर हमारे मान के चलते 10 कैंपेन की सेटिंग्स होती और 3 फॉर्म्स की सेटिंग्स होती तो 10/3 की मैट्रिक बन रही है ना मेरे भाई। तो 10/3 की मैट्रिक में 30 टेस्ट हो गए आपके। कितना टाइम लगेगा? समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हवा में कुछ नहीं कह देना कि टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग ऐसे होती है, टेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब टेस्ट का प्रॉपर टाइम होता है, टेस्ट का फ्रेमवर्क होता है, क्या टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट की केपीआईज होती है, सब चीजें होती है। आशा करता हूं क्लियरिटी मिली होगी, अपने आप फ्रेमवर्क्स आप बनाने के कैपेबल हो गए होंगे। मैं अगर कुछ यार टेम्पलेट वगैरह दे दूंगा वो एक बार के लिए रहेगी। और इस चीज की क्या ही टेम्पलेट, भाई मेरे से सालों से पढ़ रहे होंगे बहुत सारे लोग। ये सब टेम्पलेट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट समझ में आया अपने हिसाब से पेन पेपर लेकर, एक्सेल शीट लेकर, गूगल शीट लेकर बनाओ तो बनेंगी चीजें। आशा करता हूं हर देखने वाले को वीडियो पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।